नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज का एक्सट्रा। और आज आपको बताएंगे दर्शकों, औरंगजेब की कब्र पर महाराष्ट्र में सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। तो क्या बुलडोजर चलने वाला है? क्या औरंगजेब की कब्र नेस्तनाबूद कर दी जाएगी? इसे लेकर देवेंद्र फडणवीस उर्फ देवा भाऊ ने क्या प्लान बनाया है, आज आपको बताएंगे। लेकिन उद्धव ठाकरे हिंदुओं को बांटने की तैयारी में है और इसलिए जो सबसे बड़े हिंदुत्व नेता के तौर पर एक समय जाने जाने वाले थे, आज हिंदुओं को बांटने में लगे हुए हैं। ये क्यों है, ये कैसे किया जा रहा है, इसकी पूरी एक्सरे रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। इसके बाद आपको बताएंगे भारतीय टीम क्रिकेट मैच जीती, चैंपियंस ट्रॉफी जीती, लेकिन कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगा। जुलूस जब निकाला जा रहा था, रैली निकाली जा रही थी, भारत जिंदाबाद का नारा लगाया जा रहा था, तो नफरती तत्व पत्थर बरसा रहे थे। ये पत्थरबाज कौन है? क्या ये बहुत बड़ी साजिश थी दर्शकों? क्या ये हिंदू त्योहारों को लेकर साजिश थी जो मैच की जीत पर बाहर आ गई? आज आपको इसकी भी एक्स्ट्रा रिपोर्ट बताएंगे। इसके बाद लेकर चलेंगे संभल में होली की धूम देखने को मिल रही है, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। और दर्शकों, आज की पहली खबर है, औरंगजेब की कब्र के आखिरी दिन शुरू हो गए। इसलिए कह रहा हूं कि किसी भी वक्त यहां पर यह कब्र जो आपको दिख रही है, ये नेस्तनाबूद हो सकती है, हो सकता है बुलडोजर भी चल जाए। इसकी पूरी जानकारी दर्शकों आज आपको दूंगा, लेकिन इससे पहले आज आप सभी से दर्शकों एक सवाल भी करना चाहता हूं, और विशेष तौर पर जो लोग इस समय मुझे सुन रहे हैं महाराष्ट्र के, उनसे भी एक बड़ा सवाल है। महाराष्ट्र में हिंदुत्ववादी चेहरा सबसे बड़ा कौन है? एक तरफ देवेंद्र फडणवीस है दर्शकों आपके साथ, और दूसरी तरफ है उद्धव ठाकरे। आप तय करिए कौन है सबसे बड़ा हिंदुत्व का नेता। और यह सवाल पूछने के पीछे जानना चाहता हूं दर्शकों मैं, आपकी राय क्या है? क्योंकि एक तरफ देवेंद्र फडणवीस हैं जो लगातार हिंदुओं के हित में काम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ है उद्धव ठाकरे जो अब हिंदुओं को बांटने की कोशिश में लग गए हैं। दर्शक सोचिए जरा, हिंदुओं को बांटने की कोशिश में लग गए हैं। और ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इसके पीछे वजह है उनका एक बयान हिंदुओं में दरार डालने जैसा है दर्शक। उद्धव ठाकरे ने एक कार्यक्रम में बयान दिया है। बयान क्या दिया है, सबसे पहले मैं आपको वो सुनवाता हूं। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं, कैसे बांटना चाहते हैं ये हिंदुओं को। जर तुम्हाला कोणी बोलला जय श्रीराम, ठीक आहे, जय श्रीराम, पण जय शिवाजी जय भवानी पण बोल, तोपर्यंत त्याला सोडू नका। जर तुम्हाला कोणी बोलला जय श्रीराम, ठीक आहे, जय श्रीराम, पण जय शिवाजी जय भवानी पण बोल, तोपर्यंत त्याला सोडू नका। सोचिए दर्शकों, उद्धव ठाकरे क्या कह रहे हैं, ये अगर आपके समझ में अभी भी नहीं आया तो आइए जरा मैं दिखा देता हूं कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। अगर कोई आपसे जय शिवाजी या जय भवानी नहीं कहता तो वो गलत है। अगर कोई सिर्फ जय श्री राम कहेगा तो वो गलत होगा क्या? सोचिए जरा आप। उद्धव ठाकरे, हिंदुओं और श्री राम से उनकी दिक्कत क्या है ये तो हम पहले से जानते थे, लेकिन अब जय शिवाजी, जय भवानी, जय श्री राम को वो अलग अलग कर रहे हैं। ये सभी एक नारा है। ये नारा हिंदुओं को एकजुट करने का है दर्शकों, लेकिन उद्धव ठाकरे बांटना चाहते हैं। औरंगजेब की कब्र पर विवाद चल रहा है, लेकिन ये हिंदुओं को बांट रहे हैं, जो कभी होगा नहीं। देखिए कैसे सियासत कर रहे हैं। जब से उद्धव ठाकरे ने इंडिया अलायंस का हाथ थामा, तब से वो चुनाव हारने के साथ ही अपनी हिंदुत्व वाली छवि भी खो चुके हैं। खुद को सबसे बड़ा हिंदुत्व का चेहरा बताने वाले उद्धव ठाकरे इतना बौखला गए हैं कि अब हिंदुओं को बांटने और दरार डालने वाली कोशिश में लग गए हैं। ऐसा उनके बयान से साफ झलक रहा है। जर तुम्हाला कोणी बोलला जय श्रीराम, ठीक आहे, जय श्रीराम, पण जय शिवाजी जय भवानी पण बोल, तोपर्यंत त्याला सोडू नका।
उद्धव ठाकरे का यह बयान एक सभा के दौरान सामने आया, जिसमें वो बीजेपी पर जहर घोलने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन बीजेपी का साफ कहना है कि कौन जहर घोल रहा है और कौन एक कर रहा है, ये पूरा देश जानता है। जिस सांस में हम जय श्री राम बोलते हैं, उसी सांस में हम जय शिवराय भी बोलते हैं, मगर उन्होंने अल्लाह अकबर बोलना कम करना चाहिए, फिर उनको समझ में आएगा जय श्री राम और जय शिवराय का अर्थ। ये डिवाइड करने की राजनीति ऑपोजिशन की हमेशा से रही है। ये मुझे नहीं लगता जय भवानी कहेंगे तो शायद इनके अंदर से निकलता है या सिर्फ जनता के लिए निकलता है। मेरे लिए और मेरे मन में सारे भगवान बराबर हैं, सारे रिलीजन बराबर हैं। आप डिवाइड करते हैं अपनी राजनीति के लिए। बाला साहेब ठाकरे जी के विचारधारा के साथ उन्होंने समझौता की और इसीलिए लोकसभा चुनाव और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र की जनता ने भारी बहुमत एनडीए को दी है। तो मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले दिनों में मुंबई महानगर पालिका में भी उनको और एक बार, तीसरी बार एक हैट्रिक दिलवा के सबक सिखाएंगे। बीजेपी ने सच बोला तो महाराष्ट्र की महाअघाड़ी के नेता मैदान में आ गए। अब बात मुंह से निकल गई है तो वापस तो नहीं आ सकती, इसलिए एमडीए में शामिल दल उद्धव ठाकरे का बचाव करने लगे। अच्छा है, जिसको जो लगे वो कहे, पर देश के साथ में धार्मिक खिलवाड़ नहीं करे, धर्मांधता नहीं फैलाए। नारा लगाना, बोलने का अधिकार सबको है। देश को बांटने वाली भाषा किसी भी नारे में नहीं होनी चाहिए, देश को जोड़ने वाली भाषा होनी चाहिए। जय भवानी जय शिवाजी तो हमारे हर एक को, क्यों उस महाराष्ट्र के लिए मर्यादा नहीं है, वो पूरे देशवासी कहने चाहिए। जिस छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस देश को स्वराज्य क्या होता है वो सिखाया। स्वराज्य शब्द भी किसी को नहीं, राजा बहुत थे, स्वराज्य नहीं था, तो उसका नाम लेने में गर्व होना चाहिए। उद्धव ठाकरे का ये चेहरा पहली बार सामने नहीं आया। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार के वक्त भी जो भी हिंदुओं के फैसले लिए गए, उस पर उद्धव सेना ने सवाल उठाए। अब इस तरह का बयान देना जरूरी है या फिर मजबूरी, सवाल बड़ा है। एक बात तो मैं कहना चाहता हूं कि ये बाला साहेब की विचारधारा नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी दर्शकों, क्योंकि उद्धव ठाकरे ये वही उद्धव ठाकरे हैं जो राम मंदिर नहीं गए। ये वही उद्धव ठाकरे हैं जो महाकुंभ में स्नान करने भी नहीं गए। दर्शकों ये बताएंगे क्या बोलना है। ये वही उद्धव ठाकरे हैं जब गौमाता को शिंदे सरकार ने राजमाता का दर्जा दिया था ना, तो सवाल कर रहे थे। ये वही उद्धव ठाकरे हैं जो मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा बनाने की टाइमिंग पर सवाल कर रहे कि भाई क्यों, अभी क्यों। और सोचिए ये अब आपको बांटने की कोशिश में लगे हुए हैं दर्शकों। लेकिन आज इसको लेकर भी दर्शकों हमने बातचीत की है। क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनवाते हैं आप। देश के नागरिकों को कब जय श्री राम, कब जय भवानी जय शिवाजी कहना है, ये हमारे देश के नेताओं को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देश के नागरिकों को ये पता है कब जय श्री राम बोलना है, कब जय भवानी जय शिवाजी बोलना है। देश के उन नेताओं से मेरा कहना है कि वे इस तरह का कोई वक्तव्य न दें जिसमें हमारे छत्रपति श्री शिवाजी महाराज व हमारे प्रभु श्री राम के बारे में किसी भी तरह का कोई भ्रम न पैदा करे। हम श्री राम जी के भक्त हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज के भक्त हैं। हम खुलकर कहेंगे जय श्री राम, जय छत्रपति शिवाजी महाराज और जय मां भवानी, पर इसका प्रणाम पहले आप दीजिए। क्या आप कहेंगे? जनता पूछ रही है, आप कहेंगे उद्धव ठाकरे जी। अब आपको फैसला करना है कि क्या उद्धव ठाकरे हिंदूवादी नेता हैं या नहीं। आप खुद सोचिए दर्शकों। और दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस हैं जो सरकार बनते ही ताबड़तोड़ फैसले भी ले रहे हैं और अवैध के खिलाफ एक्शन में, लव जिहाद के खिलाफ एक्शन में कमेटी भी बना दी है। अवैध मदरसों पर भी एक्शन हो रहा है और जो मुगल आक्रांता, जितने भी मुगल आक्रांता प्रेमी है ना, उनकी भी खटिया खड़ी करने की तैयारी है और मुगल आक्रांताओं का नामो निशान मिटाने की तैयारी में पहला कदम बढ़ा दिया है दर्शकों देवेंद्र फडणवीस ने। हाल ही में एक मूवी आई है छत्रपति संभाजी महाराज पर, नाम है मूवी का छावा। और फिल्म के बाद मुगल आक्रांता औरंगजेब की कब्र को लेकर महाराष्ट्र में सियासी संग्राम मचा हुआ है। कहा जा रहा है कि इस कब्र को हटाया जाए, इसकी क्या जरूरत है। और अब तो खुद देवेंद्र फडणवीस यानी देवा भाऊ ने साफ कर दिया कि ये जो कब्र आपको दिख रही है ना, ये हटाई जानी चाहिए, लेकिन कानून के दायरे में।
मतलब एक बात तो साफ है कि जो मांग उठ रही है, जो मांग की जा रही है, उस पर जल्द ही फडणवीस सरकार एक्शन ले सकती है दर्शकों। लेकिन आज एक बात आपको बता दूं मैं, ये देखिए देवा भाऊ का एक्शन क्या है। एक तरफ औरंगजेब की कब्र हटाई जाएगी और इसको लेकर भी जो सवाल उठ रहे हैं वो बताऊंगा, लेकिन दूसरा एक और बड़ा फैसला, संगमेश्वर में छत्रपति संभाजी महाराज का स्मारक बनाया जाएगा, बड़ा स्मारक बनाया जाएगा दर्शकों। और यही अंतर है हिंदूवादी नेता में। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। आम्हालाही प्रत्येकाला असंच वाटतं, फक्त काही गोष्टी कायद्याने करावे लागतात कारण ती संरक्षित आहे। जुन्या काँग्रेसच्या काळामध्ये एएसआयचं संरक्षण मिळालंय। आम्हालाही प्रत्येकाला असंच वाटतं, फक्त काही गोष्टी कायद्याने करावे लागतात कारण ती संरक्षित आहे। जुन्या काँग्रेसच्या काळामध्ये एएसआयचं संरक्षण मिळालंय। ये कानून के दायरे में दर्शकों कब्र हटाई जाएगी, लेकिन कैसे हटेगी, इसको लेकर महाराष्ट्र में एक सियासी पारा गर्मा गया है। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मुगल आक्रांता औरंगजेब से समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी का प्रेम झलका और इस पर महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई। औरंग को महान बताने पर अबू आजमी क्या घिरे, उल्टे पांव वापस लौट आए। लेकिन उनके बयान से नई सियासत का जन्म हो गया, औरंगजेब की कब्र को उखाड़ फेंकने का। देवेंद्र फडणवीस ने सत्ता संभालते ही नफरती सोच वालों की नींद उड़ा दी है। जो लोग महाराष्ट्र में रहकर औरंगजेब की तारीफ करते हैं, मुगलों को महान बताते हैं, उनकी पोल देवा भाऊ की सरकार में खुल गई है। 100% औरंगजेब की कब्र हटाने की आवश्यकता है, लेकिन जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि नेहरू जी के समय में औरंगजेब की बहुत प्रशंसा हो जाती थी, उसकी कब्र नष्ट होनी ही चाहिए। इसको कांग्रेस गवर्नमेंट की शासन में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का इसको प्रोटेक्शन मिला है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है ऐसे औरंगजेब का कोई भी निशाना महाराष्ट्र में न रहे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने जो कहा बहुत सत्य है। जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार ने जब वे थे तब उन्होंने संरक्षण दिया है, हमारे छत्रपति महाराज के साथ छलावा करने वाला हमें मंजूर नहीं। देवा भाऊ का कहना है कि कांग्रेस सरकार में औरंगजेब की कब्र को एएसआई संरक्षण मिला था। जब पोल खुली तो कांग्रेस से लेकर दूसरी विपक्षी पार्टियां भी ना चाहते हुए कब्र हटाने की हामी भर रही हैं। ये जो मांग है उसके बारे में सरकार ने सोचना चाहिए कि जो जिस औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे हमारे राजा को तकलीफ दिया उसलिए हटाना चाहिए। मैं तोड़ना चाहता है कि नहीं तोड़ना चाहता वो सरकार निर्णय ले, हम उसके बारे में क्या बोले, लेकिन आरोप से नहीं चलेगा। आरोप से क्या चलने वाला। तो मुझे ये सवाल इनको है कि इतिहास में ना जाए, इनको क्या करना है वो करे। नायक और खलनायक की लड़ाई का फर्क सीएम योगी ने अपनी स्टाइल में बता दिया। शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण करने के दौरान उन्होंने सीधे और साफ शब्दों में कहा कि नायक तो सिर्फ एक ही हैं, छत्रपति वीर शिवाजी महाराज। नायक तो महाराणा है, महाराणा। अकबर नायक नहीं हो सकता। नायक छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, जिन्होंने औरंगजेब को घुटने टेकने के लिए मजबूर किया और घुटते घुटते बेमौत मरने के लिए मजबूर कर दिया था। इसलिए नायक छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, औरंगजेब नहीं हो सकता। मुगलों और आक्रांताओं का नामो निशान मिटाने के लिए देवा भाऊ सरकार कदम बढ़ा चुकी है। इंतजार है तो बस उस दिन का जब कानून के मुताबिक औरंगजेब की कब्र को उखाड़ फेंका जाएगा। औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर छत्रपति संभाजी महाराज नगर में 11 मार्च को दर्शकों विरोध प्रदर्शन भी होने वाला था। महाराष्ट्र हिंदू एकता के कार्यकर्ताओं के साथ हिंदू संगठन के लोग इस मांग को लेकर प्रदर्शन करने वाले थे, लेकिन जिला अधिकारी ने नोटिस भेजकर कहा है कि आप अभी रुक जाइए। इसके बाद कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। हालांकि अब सांगली जिला अधिकारी के कार्यालय पर आंदोलन की बात कही जा रही है। उनका कहना है कि जल्द ही कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ क्या हो रहा है, हिंदू जन जागृति संगठन ने औरंगजेब की कब्र को लेकर दिए जाने वाले अनुदान को रद्द करने की मांग की। आप सोचिए, कब्र को लेकर भी अनुदान मिलता है क्या? सोचिए जरा। संगठन ने खर्चे का ब्यौरा भी दिया और यह भी बताया कि छत्रपति शिवाजी महाराज की समाधि की देखभाल के लिए कितना खर्च दिया जा रहा है और औरंगजेब की कब्र को
कितना पैसा दिया जा रहा है दर्शकों। और आप ये सुनेंगे तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे। आरटीआई से हमने जानकारी निकाली दर्शकों, औरंगजेब की कब्र के लिए क्या किया जाता है, एएसआई की निगरानी में है। वहीं शिवाजी महाराज का मंदिर इस समय ट्रस्ट के जिम्मे है, यहां पर एएसआई नजर नहीं रखता है। हर महीने करीब करीब 17,000 रुपए औरंगजेब की कब्र के लिए दिए जाते हैं और मात्र 250 रुपए शिवाजी महाराज के लिए दिए जाते हैं। दर्शकों आप सोचिए, सालाना करीब 2 लाख रुपए खर्च होता है औरंगजेब की कब्र पर और हर साल मात्र 3,000 रुपए खर्च किए जाते हैं। इसलिए आज हम पूछ रहे हैं, केंद्र सरकार की फंडिंग हो रही है औरंगजेब की कब्र को और महाराष्ट्र सरकार फंड करती है शिवाजी महाराज की मंदिर को लेकर। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, इसे लेकर ही अब हिंदू संगठन मांग उठा रहे हैं। क्या कह रहे हैं सुनवाता हूं आपको। जिस औरंगजेब ने हमारे राजा है उनको मारा था, तो उसकी कब्र का उदात्तीकरण किस लिए चाहिए? यहाँ पे महाराष्ट्र का मंदिर है छत्रपति शिवाजी महाराज जी का, जिस मंदिर के लिए यही केंद्रीय पुरातत्व विभाग अनुदान देता है। लेकिन वो कितना देता है? तो सालाना 6,000 रुपए। तो तुरंत अनुदान जो केंद्रीय पुरातत्व विभाग है, केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, उन्होंने वो तुरंत बंद करना चाहिए। अब दर्शकों एक और बात बता दूं आपको, उत्तर प्रदेश श्रमिक बस्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं, बीजेपी के नेता भी हैं, शैलेंद्र दीक्षित। उन्होंने पीएम मोदी और सीएम योगी को खत लिखकर मुगल आक्रांताओं के नाम पर जितनी भी जगह है, नाम है, उन्हें लेकर खत लिखा है और मांग की है कि इन स्थानों का नाम बदला जाना चाहिए। अपने खत में शैलेंद्र दीक्षित ने जानकारी भी दी कि कितनी जगह पर नाम है और औरंगजेब का जो नाम है ना दर्शकों, वो आक्रांता तो था ही, लेकिन अब उसका नाम मिटाने की मांग की जा रही, क्योंकि देश में 177 गांव या टाउन एरिया है औरंगजेब के नाम पर। सोचिए जरा दर्शकों, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद में औरंग के नाम पर लेन है, कई सारे चौक हैं, इतना तो छोड़िए कई मस्जिद भी है औरंगजेब के नाम पर, और 48 जगह तो सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में मौजूद है दर्शकों, जिनके पहले नाम कुछ और थे, बाद में औरंगजेब के नाम पर रखे गए। अब इसे बदलने की मांग की जा रही है। सुनिए जरा शैलेंद्र दीक्षित क्या कह रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को एक पत्र भेज करके मांग की है कि जो मुगल काल में कुछ आक्रांता इस देश में आए थे, तो ऐसे लोगों की जिन्होंने इस देश को नष्ट करने की कोशिश की है, जो हिंसक थे, जो आदमी की मानवता को जिन्होंने नष्ट करने की कोशिश की, उनके जो इस तरीके के नामकरण है पूरे देश में, उन्हें समाप्त किया जाना चाहिए, उनके अवशेषों को खत्म कर देना चाहिए। और दर्शकों इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दूं, खबरों में आगे बढ़ने से पहले मऊ में, क्योंकि भारतीय टीम को लेकर जीत जब जश्न मनाया जा रहा था, और उसी बीच ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, गौतम गंभीर ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट की, जहां गौतम गंभीर कोच हैं, भारतीय टीम के हेड कोच हैं, वो दिल्ली पहुंच गए। दुबई में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद भारतीय टीम एक एक करके तमाम खिलाड़ी भारत लौट रहे हैं और गौतम गंभीर कुछ खिलाड़ियों के साथ दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे, कुछ खिलाड़ी भी पहुंचे हुए हैं और दिल्ली एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए हजारों की संख्या में फैंस एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दर्शकों, मुंबई से लेकर दिल्ली तक जश्न मनाया जा रहा है गौतम गंभीर के पहुंचने की। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और दर्शकों एक तरफ भारतीय टीम पहुंच रही है, एक एक करके तमाम खिलाड़ी आ रहे हैं। कल भारत की टीम जीती तो जगह जगह पर जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन महू में नफरतियों ने पत्थर बरसा दिए और इनकी नफरती साजिश दर्शकों एक्सपोज हो गई। कल आपने भी मैच देखा होगा दर्शकों, कल भारत की जीत के बाद देश भर में खुशी का माहौल हम लोगों ने देखा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जिंदाबाद के नारे गूंज रहे थे, लेकिन मध्य प्रदेश के महू में क्या हो रहा था देखिए जरा। कुछ नफरती तत्वों को यह पसंद नहीं आया
और भारत की जीत पर निकल रहे जुलूस पर साजिशन पत्थरबाजी की गई। पत्थरबाजी दर्शक, ये वीडियो जो सामने आए हैं ये सबूत हैं कि कैसे नारेबाजी की गई, तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई। सोचिए जरा, शुरू में तो लग रहा था कि छोटा मोटा विवाद होगा, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी दर्शकों, तो पता चला कि पत्थरबाज पहले से तैयार बैठे हुए थे। इसलिए आज दर्शकों कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। ये सवाल क्या है कि आखिर ये साजिश है किसकी? मस्जिद के आसपास इतने सारे पत्थर एकाएक कहां से आ गए? सोचिए जरा, क्या यहां पर हमला करने का पहले से ही प्लान था और यह हमला आने वाले त्योहारों पर होने वाला था क्या? होली का त्योहार, रंग पंचमी का जुलूस। क्यों पूछ रहा हूं दर्शकों में ये सब? क्योंकि भारत की टीम जीती। भारत की टीम जीतने से पहले मैच चल रहा था। मैच का नतीजा क्या रहने वाला है किसी को नहीं पता था, और एकाएक यह हमला बता रहा है कि महू में कोई बड़ी साजिश चल रही थी। अब इसी को लेकर जांच की जा रही है। पुलिस की टीम इस हिंसा की हर तह तक जाना चाहती है, हर एक पहलू को देखना चाहती है, और इसलिए दर्शकों ये दोनों तस्वीर आप देखिए, हमला और हिंसा, उसके बाद कैसे जांच की गई वो भी आप देखिए। पुलिस का एक्शन तेज गति से चल रहा है। यहां पर हिंसा करीब 12 बजे रात को हुई थी, उसके बाद कुछ ही घंटों में पुलिस का एक्शन भी देखने को मिला। कैसे एक्शन लिया गया, रिपोर्ट दिखाते हैं। भारत की जीत हो या पाकिस्तान की हार हो, धार्मिक त्योहार हो या फिर हिंदुओं की शोभा यात्रा, इन नफरती तत्वों की साजिश बार बार सामने आ जाती है। प्लान वही होता है, पत्थर फेंकना, आगजनी करना, तोड़फोड़ करना और बाद में अपने बिलों में दुबक जाना। महू में भी भारत की जीत के बाद इन पत्थरबाजों ने अपना पूरा प्लान बना रखा था। भारत जीता तो जश्न मनाने के लिए लोग सड़कों पर आए, लेकिन यही बात अराजक तत्वों को नागवार थी। बस हाथों में पत्थर लिए रैली पर बरसाना शुरू कर दिया। पत्थरबाज मुंह छुपाए, नकाब लगाए, सिर्फ ईंट पत्थर बरसाते नजर आए। जुलूस निकल रहा था, इंडिया जीती हुई थी। हम लोग जब मस्जिद के सामने से निकले तो कुछ लोग आके ये बोलने लगे कि भारत माता की जय मत बोलो, वंदे मातरम मत बोलो, यहाँ चिल्लाओ मत, ऐसा वैसा। उन्होंने पथराव भी करे थे। पहले उन्होंने मारा पीटी धक्का मुक्की करी, उनने मारा है पहले वहाँ पे, मतलब आसपास से लोगों ने घेरा था। ये मेन कारण था कि नारे मत लगाओ यहाँ पे, मतलब भारत माता की जय क्यों नहीं लगाए? मतलब आपको इतनी समस्या है तो आप मतलब यहाँ के हो ही नहीं, आपको तो ये समस्या मतलब है। भारत माता की जय इन देश विरोधियों को इतनी नापसंद है कि ये सुन भी नहीं सकते। ये खुद पीड़ित बता रहे हैं कि इन पत्थरबाज गैंग में महिलाओं के साथ बच्चे भी शामिल हैं, और जब इन पर एक्शन होता है तो बचाव करने के लिए रहनुमा आ जाते हैं। जब आप अपने बेटा बेटी की शादी करते हो तो आतिशबाजी करते हो, तो भारत जीतता है तो उसकी आतिशबाजी से नफरत क्यों करते हो? और अगर तुम्हें इन पटाखों से नफरत है तो डॉक्टर मोहन यादव की सरकार के डंडे के पटाखे खाने पड़ेंगे। भाजपा के राज में ही मऊ जैसे शहर में भारत की जीत के बाद पथराव हो रहा है, तो इसका अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं कमी किसकी है? भाजपा सरकार की कमी है। आगजनी हुई, पथराव हुआ, तोड़फोड़ हुई, मजहबी नारे भी लगे, पुलिस एक्शन में आई, हालात को संभाला, और जब हिंसा के बाद लोग सामने आए तो आरोप प्रत्यारोप लगने लगे। शहर काजी का कहना है कि जुलूस के दौरान मस्जिद की तरफ बम फेंका गया, जबकि पीड़ितों और चश्मदीदों का कहना है कि मजहबी नारे लगाए गए और पथराव किया गया। मेरे सामने ये घटना शुरू हुई है और नारे लगे हैं या मस्जिद की बदतमीजी हुई है, उसके बाद ये कहानी हुई है। और उस पर मैं बोलता रहा हूँ कि शुरुआत कैमरा बता देगा, प्रशासन की जिम्मेदारी है वो खूब अच्छे से देख ले, कैमरा बता देगा कि शुरुआत किसने की। हमने बहुत कोशिश की कि हम प्रशासन के साथ बैठकर बात कर ले, लेकिन प्रशासन के साथ बैठकर बात करने में लोगों को बिठाते बिठाते इतनी देर में पता चला कि उधर से पथराव शुरू हो गया। सर पूरा मुस्लिम समाज था, पूरा पत्ती हुआ था, है ना। टारगेट ये 3 घर को करा है उन्होंने, है ना, क्योंकि पहले भी ये हुआ था, तो ये मंदिर पे मेन टारगेट था इनका, क्योंकि यहाँ बना था। उन्हें टारगेट से मकानों को करा, घरों में आग लगाई, मंदिरों में पत्थर फेंके, ये घर में गाड़ियां इकट्ठी करी, पेट्रोल डाला, थर्माकोल रख के आग लगाई, कारों में आग लगाई। भीड़ वहाँ अचानक इकट्ठी हुई मस्जिद क्षेत्र में, पत्तीवाला क्षेत्र में, और वहाँ से उन्होंने आके उपद्रवियों ने आके पथराव चालू किए, सभी घरों पत्थर फेंकना चालू किए, गाड़ियां फोड़ी, गाड़ियों में आग लगाई। कौन सच्चा है कौन झूठा है
जल्द ही सबके सामने आ जाएगा, क्योंकि मोहन सरकार की पुलिस ने एक एक वीडियो और सबूत जुटाने शुरू कर दिए हैं और जो भी दोषी होगा, जिसने भी माहौल बिगाड़ने की साजिश रची होगी, उस पर एक्शन तगड़ा होगा, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। अब यहां सवाल यह खड़ा होता है दर्शकों कि अगर आतिशबाजी हो भी रही थी तो भाई उससे दिक्कत क्या है? पुलिस प्रशासन के मुताबिक मस्जिद के सामने आतिशबाजी हुई, मान लेता हूं मैं, इससे माहौल खराब हुआ, लेकिन आतिशबाजी तो दुबई में भी हो रही थी, दुबई से लेकर भारत के हर कोने में हो रही थी। ये देखिए, हम जहां पर मौजूद है वहां पर भी हो रही थी, लेकिन आतिशबाजी से दिक्कत क्या है? आतिशबाजी से दिक्कत क्या है दर्शकों, बार बार पूछ रहा हूं मैं, लेकिन मुझे लगता है कि दिक्कत आतिशबाजी से नहीं है, भारत की जीत से है। तभी तो वहां पर पत्थरबाजी हो रही है, लोगों को और घरों को निशाना बनाकर यह पत्थरबाजी की गई है दर्शकों। लेकिन इसके बाद कैसा एक्शन लिया गया ये सुन लीजिए। एक्शन में है मोहन की पुलिस। अब तक 13 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है, कुछ के खिलाफ रासुका राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की कार्रवाई भी की जाएगी और सीसीटीवी फुटेज से जितने भी ये नकाबपोश पत्थरबाज है ना, इनकी पहचान होगी दर्शकों। मोबाइल के वीडियोस भी खंगाले जा रहे हैं जो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे हैं। फुटेज के आधार पर आरोपी चिन्हित किए जाएंगे और दोषियों के खिलाफ कड़ा एक्शन भी लिया जाएगा, उसके लिए पुलिस तैयार है दर्शकों। लेकिन आपको बता दूं मैं, इसे लेकर डीएम और एसपी भी ऐसे करते रहे, वैसा ही करते रहे। लेकिन दर्शकों एक बहुत बड़ी बात है कि आखिर ये जो साजिश चल रही थी इसके पीछे कौन है? आज पूरी एक्सरे रिपोर्ट आपको ग्राउंड जीरो से बताने वाला हूं। हमारे सहयोगी ने पड़ताल की है, रिपोर्ट देखिए। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, जिस पर देश को गर्व है, लेकिन देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो खाते तो देश का है लेकिन काम देश विरोधी करते हैं। सुविधाएं भारत की लेते हैं लेकिन काम भारत के खिलाफ करते हैं। महू में भी यही हुआ। भारत की जीत का जश्न इन लोगों को पचा नहीं और इसलिए महू को अशांत करने की कोशिश करने लगे। रिपब्लिक भारत की टीम ने महू के उस इलाके में जाकर हर जानकारी जुटाने की कोशिश की। हिंसा वाली जगह पर पहुंचते ही नफरत के वो सबूत दिखाई दिए जिससे रात को उपद्रवियों ने उत्पात मचाया था। किस तरह से पत्थरबाजों ने इस पत्ती बाजार चौराहे पर हिंसा की, उसके आप सबूत देखिए। इस गाड़ी को देखिए किस तरह से चकनाचूर कर दिया और गाड़ी के अंदर हम आपको पत्थरों के सबूत भी दिखाएंगे। इस गाड़ी को देखिए, यहाँ पर अंदर आप देखेंगे तो पत्थर पड़े हुए हैं। ना सिर्फ एक गाड़ी नहीं है, इस तरह से आप यहाँ पर देखिए दूसरी गाड़ी वो है जिसे पत्थरों से फोड़ दिया गया। जिस इलाके में पथराव हुआ उस जगह शीतला माता का मंदिर था और वहां भी पथराव करते नफरती लोग दिखाई दिए। हमारी टीम ने वहां जाकर जानने की कोशिश की। स्थानीय लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि इस मंदिर को भी टारगेट किया गया। जो लोग हैं, हम ये नहीं कह रहे, लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर सुबह तक काफी ज्यादा पत्थर थे जिससे अब प्रशासन ने साफ कर दिया है। तो ये सबसे सेंसिटिव इलाका है। ऐसे 3 से 4 इलाके थे जहाँ पर की पथराव हुआ था। यहाँ सब पत्थर पड़े हुए थे, यहाँ बाहर, और यहाँ कार जला दी थी उन्होंने। कार और मेरी दुकान के सामने वहाँ बाइक जला दी थी, मेरी दुकान भी जला दी है। इलाके में मौजूद कुछ चश्मदीदों ने रिपब्लिक भारत को बताया कि कैसे उपद्रवी नारे लगा रहे थे, दुकानों और गाड़ियों को आग के हवाले कर रहे थे और ये पूरी प्लानिंग के तहत किया गया। घरों में दिख रहे पत्थर उसी के सबूत हैं। घर में इतने पत्थर फेंके गए कि 3 बाल्टियां भर गईं। देखिए, इस समय मैं महू के पत्ती बाजार चौराहे पर, जहां पर की सबसे ज्यादा हिंसा हुई, पथराव हुआ, उसमें एक पीड़ित परिवार के घर पर हूं, क्योंकि इनके घर पर जो पत्थर फेंके उसको अंदाजा आप इस तरह नहीं वीडियो देखकर ही लगा पाएंगे। ये देखिए, तमाम ये जो पत्थर आप ईंट पत्थर देख रहे हैं, ये सिर्फ कल रात में इनके घर पर फेंके गए। निशान देख रहे हैं दीवार पर, ये काहे के निशान है? ये सब पत्थर ईंट और ये इधर से कल पथराव हुआ उसमें करा है। यहाँ पे कैमरा लगा था वो तोड़ दिया, दरवाजा टूट गया। ये सुनियोजित साजिश ही है, क्योंकि महू में 3 स्थानों पे इस तरीके की घटना हुई और तीनों स्थानों पे एक साथ इतनी संख्या में पथराव करना और इकट्ठा करना, मतलब ये कहीं ना कहीं पहले से सोची समझी। इसके बाद हमारी टीम मस्जिद वाले इलाके में पहुंची, जहां आगजनी में जल चुकी दुकानों की तस्वीरें दिखाई दी। जनी के सबूत हम आपको दिखाते हैं किस तरह से इन सड़कों पर, ये जो इलाका है, ये जामा मस्जिद वाला इलाका, यहाँ पर आप देखिए किस तरह जो है
दुकान को, ठेले को, दुकान में रखे सामान को पूरी तरह से तहस-नहस किया गया, आग के हवाले किया गया। देखिए ये आप देख सकते हैं यहाँ की तस्वीरें हैं, इसके अंदर जितना भी सामान था वो सब जलाकर खाक कर दिया गया। इतने पत्थर अचानक आ जाना मुमकिन नहीं है। इतनी भारी मात्रा में पथराव होना और हर जगह पत्थर दिखना इस बात की ओर इशारा करता है कि ये प्री प्लान है और पुलिस जल्द ही इसका खुलासा करेगी। फिलहाल दर्शकों, न्यूज का एक्स्ट्रा में इतना ही। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। कैप्चर किया जा रहा था सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा पर।